बीजेपी ने 3 राज्यों में सीएम का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुन लिया। यहां भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान के दिग्गज बीजेपी चेहरों को साइडलाइन कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी या अर्जुन मेघवाल, ओम बिरला, कोई भी सीएम पद तक नहीं पहुंच सका। पहली बार विधायक बनने वाले भजन लाल शर्मा सीएम पद पर बिठाए गए हैं, जिनके नाम को सुनकर सभी बहुत चक्के रह गए। क्यों भजन लाल शर्मा को जब सांगानेर सीट से उतारा गया था तब भी उनका विरोध हुआ था और सांगानेर के तत्कालीन विधायक और बीजेपी के नेता अशोक लाहोटी और उनके समर्थकों ने इस नाम का विरोध किया था। बीजेपी के मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन तब भी उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। हालांकि उनको शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस टिकट का वो विरोध कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। अब जिस तरह से बीजेपी ने अपने क्षेत्रीय हैवीवेट्स को किनारे कर दिया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी में किस तरह का पीढ़ीगत बदलाव लाया जा रहा है। ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है या अमित शाह के लिए, या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत के लिए, जातिगत समीकरण साधने के लिए 3 राज्यों में सीएम चुने गए हैं। लेकिन राजस्थान में ये फैक्टर कितना सटीक दिखता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण ही राज्यपाल हैं और अब सीएम भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल है स्ट्रेट टॉक के जो कि हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने ज़रूर ये सवाल रखे जाएं। और ये सवाल क्या है, आइए नज़र डालते हैं। पहला सवाल तो क्या बीजेपी ने 3 राज्यों में कमज़ोर सीएम को चुना है और ये सीएम सत्ता का जो केंद्रीकरण है उसमें ये सटीक बैठते हैं? क्या राजस्थान में बीजेपी ने जाति समीकरण को तरजीह दी है? क्या ऐसा प्रतीत होता है? क्या वसुंधरा राजे की विकल्प दिया कुमारी दिखती हैं जिस तरह से उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया? क्या लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत संघ के करीबी सीएम चुने गए, यानी कि जो संघ का दबदबा है क्या बीजेपी में पहले के मुकाबले अब और ज़्यादा बढ़ गया है? क्या बीजेपी में शक्ति का केंद्रीकरण अमित शाह की पदोन्नति के लिए हुआ है? कुछ ऐसे सवाल भी किए जा रहे हैं, इन पर समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और नागेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। और अनिल सर, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगी, जिस तरह से वसुंधरा राज चौकी पर्ची में नाम देखकर क्या आपको भी इस नाम पर जो हैरत हुई थी? क्योंकि बीजेपी के कई जो वहाँ पर चुने गए विधायक हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। नेहा जी, मैं कौन और वसुंधरा जी कौन? मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान को शॉक लगा था कल जब ये नाम अनाउंस हुआ था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था जो फर्स्ट टाइम सीएम है, फर्स्ट टाइम जो जीत के आया चुनाव, उसको एकदम से आप बना देंगे मुख्यमंत्री। ये कोई सोच नहीं सकता था, उम्मीद से परे था। और वो आदमी जिसने एक रिबेल के तौर पे एक चुनाव लड़ चुका है बीजेपी के, और उसके बाद में भी उसको एक चुनाव जीतने के बाद में सांगानेर से चुनाव लड़ाया गया और वो जीत के आए वहां से और उनको डायरेक्टली मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, ज्योतिषी की भाषा में तो संभव है, ऐसा प्रबल राजयोग था कि एक चुनाव जीतते ही आप मुख्यमंत्री बन गए। पर पॉलिटिक्स में मैं सोचता हूं, मैं पहली बार देख रहा हूं, एक चुनाव जीतते आप मुख्यमंत्री बन गए। आपको पूरा राजस्थान नहीं पहचानता है। सबसे बड़ी बात सांगानेर की आपने बात करी, जहां से वो चुन के आते हैं। वहां जब आपने नॉमिनेशन फाइल करा था, उस दिन ये कहा जा रहा था भाई साहब ये हैं कौन, ये कहां से चुनाव लड़ने आए? पर क्योंकि आरएसएस से सपोर्टेड थे तो चुनाव अच्छी मार्जिन से जीते, इसमें कोई शक नहीं है। पर लोग वहां नहीं पहचानते थे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही। तो आप राजस्थान छोड़िए, अगर मैं शॉक्ड हूं, वसुंधरा जी तो अपने आप ही शॉक होगी मेरे से ज्यादा। मैं कहता हूं पूरा राजस्थान आज की तारीख में डिस्कशन ही इस पे हो रहा है कि ये कौन है, ये कहां से आ गए एकदम से। तो लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और ये इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत मैं आपको बताऊं लोगों को अभी हो रही है कि हमारी सीएम का नाम कोई भजनलाल शर्मा है। थोड़ा टाइम लगेगा पर शायद लोग पहचान जाएंगे, मैं मानता हूं, क्योंकि सीएम की कुर्सी पे ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो आपकी आ ही जाएंगे, पोस्टर्स कई जगहों पे लोगों को दिख भी जाएंगे। और ईमानदारी की बात है, आपने मेरे से पूछा शॉक्ड, मैं कहूंगा मैं ही नहीं, वहां जितने विधायक बैठे हुए थे वो भी शॉक थे।
और उनके अलावा पूरी जनता भी शॉक्ड है राजस्थान की। ये सीएम कहां से नाम आया एकदम से? जी कारण कई होते हैं, आप जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे तब मैं उन कारणों पे भी आऊंगा आपके पास। जी। नागेंद्र सर, जिस ब्राह्मण समुदाय की बात की जा रही है और राजस्थान में ये जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग की जो बात अन्य राज्यों में कही गई कि बीजेपी आला कमान करती नजर आती है, लेकिन राजस्थान में ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय या फिर ब्राह्मण स्टेट की तरह क्यों लगने लगा है राजस्थान? नेहा जी, आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग कर रही है? बीजेपी अब इंजीनियरिंग कर रही है और वो इंजीनियरिंग का ट्रिगर जो है वो ट्रिगर और टिलर दोनों जो है दिल्ली में। जी। तो वहां ये बातें बेमानी हो चुकी है। मुझे लगता है कि अनिल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं भी सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो मैं बिल्कुल नहीं चौंका हूं। मैं भजनलाल के नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मूव से नहीं चौंका हूं। मैं आश्वस्त था इस बार की 3 तारीख की बात है जिस दिन रिजल्ट आए थे, हमारे इंटरनल ग्रुप में बात चल रही थी, तो लोगों का ये मानना था कि इस चुनाव परिणाम के बाद शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ये माना जा रहा था। ये हमारे ग्रुप में एक बात चल रही थी जी। मेरा उस पर था कि कोई स्ट्रांग नहीं होने जा रहा है, सिर्फ मोदी और अमित शाह स्ट्रांग है और तीनों राज्यों में कोई ऐसा नया चेहरा लाएंगे जिन्हें कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये ट्रिगर हाथ में रखेंगे, ये सारा अपने हाथ में रखेंगे। और मुझे ये कहने में अब कोई मतलब उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर या 2 महीने बाद आपको सब खबर मिलेगी कि यूपी में भी बदलाव हो गया और यूपी के सीएम को भी उन्होंने किराए लगाकर पार्लियामेंट चुनाव लड़ा लिया। तो ये अब कोई अप्रत्याशित नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है, ये उनकी कार्यशैली है। इस कार्यशैली की शुरुआत गुजरात में हो चुकी थी, जब अचानक अपने सबसे प्रिय पात्र को हटा करके उन्होंने सबसे नए एकदम नए चेहरे को ले आए थे। तो भाजपा की और या भाजपा की नहीं कि मत कहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति स्टाइल है, शैली। वो अपने सामने किसी ऐसे चेहरे को नहीं देखना चाहते हैं जो उनसे आंख मिला के बात थे। यहाँ तो शिवराज और वसुंधरा दोनों चैलेंज करने लगे थे, मतलब आंख में आंख मिलाना तो दूर की बात है, वो चैलेंज करने लगे, तो जाहिर सी बात है वो नहीं बर्दाश्त करेगी। इसलिए मैं आपके सवाल को क्लियर कर रहा हूं कि जातीय संतुलन, सोशल इंजीनियरिंग, अब ये सारी बातें वो एक अलग ही कोई नया टर्म हमें इजाद करना पड़ेगा। जिस टर्मिनोलॉजी पर, जिस टेक्निक पर इस समय हमारी केंद्र की राजनीति चल रही है और वो पूरे देश को वहीं से गवर्न करना चाहते हैं जी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इसमें वो संघ के करीब होने का फायदा मिला या क्या मिला। ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की रणनीति है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कौन चुनाव होने। तो मतलब ये सोशल इंजीनियरिंग से कहीं आगे कोई ऐसी चीज है जिसे हमें नए नाम इजाद करने की जरूरत है। हम इसे क्या नया नाम दें। 3 राज्यों में बीजेपी ने सीएम पद पर चेहरों का चयन किया है, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की जो परंपरागत राजनीति है उसमें किस तरह का शिफ्ट देखने को मिला है। जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये पीढ़ीगत बदलाव की ज़रूरत है और उसी का नमूना है, जबकि कुछ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संघ का दबदबा पार्टी में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तमाम जो चेहरे चुने गए हैं वो संघ के करीबी बताए जाते हैं, उनकी पृष्ठभूमि एबीवीपी से है और वो विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे हैं, संघ में लंबे समय से एक्टिव रहे हैं। और जिस सीट सांगानेर की बात हो रही है वहां पर संघ के कई अन्य जो प्रबल दावेदार हैं उनकी भी नजर थी टिकी हुई, क्योंकि ये सीट ऐसी थी कि किसी भी उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट दिया जाता वो जीत जाता। अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे इस मसले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सर, जब बात मैं देखती हूँ बीजेपी कर्नाटक में, मैंने इसलिए इस बात को सामने लाया है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे को ही जो है एक तरह से पार्टी अपना अध्यक्ष चुन लेती है, लेकिन बात जब उत्तर भारत की आती है तो ये पार्टी इतनी आश्वस्त दिखती है कि वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, उसका जो दबदबा है, उसका जो फैसला है, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। अनिल सर, आपको ध्यान है ना, एक अकेला सब पर भारी, ये लोकसभा में बोला था मोदी जी ने। हम लोग क्यों भूल जाते हैं इसको। वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं इनविंसिबल हूं और मुझे मेरे नाम पे वोट मिलेगा,
ये सब तो बस इनका काम है रबर स्टैम्प बनके और साइन करना, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। जितने भी सीएम चुने गए हैं, मैं राजस्थान स्पेसिफिक बात करता हूं, भजनलाल शर्मा को क्या एक्सपीरियंस है सत्ता चलाने का? जी। क्या उनको एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का? चुनाव आपके सर पे हैं, चुनाव आपके 3 महीने 4 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, और हो सकता है आज के हालात देख के मैं ये भी एंटिसिपेट कर रहा हूं कि शायद मोदी जी प्रीपोन करें, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे इंडिया अलायंस जो है वो अपने आप में स्टीम गैदर करे। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि चुनाव जो मई में होने चाहिए थे, वो चुनाव शायद अप्रैल मई में होने चाहिए, तो शायद चुनाव जल्दी हो जाए। जी। तो क्या राजस्थान में भजनलाल जी इन लोगों से डील कर पाएंगे? मैंने आपको भी एक स्टेटमेंट दिया, उनको राजस्थान छोड़िए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे वही लोग नहीं पहचानते थे। आप राजस्थान की बात करते हैं जहां करीब 5.5 करोड़ के करीब मतदाता है, वहां लोग नहीं जानते उनके, और उनको आज मेरे पास जितने भी कॉल आए, लोग इनके बारे में जानना चाहते थे, हैं कौन, क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है। उनको एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। पर मोदी जी को, नरेंद्र जी का बिल्कुल एग्री करता हूं, उनको ऐसे आदमी चाहिए भी नहीं। उनको आदमी चाहिए जो उनसे आंख में आंख डाल के बात ना करे, और जो सीधे बैठे दिल्ली से कागज आए उस पर साइन करके वापस भेज दे, वो उसको पढ़े भी ना, वो आंख मीच के रख के इसमें क्या लिखा है मेरे को कोई लेना देना नहीं, उसको साइन करके भेज दे। अभी नरेंद्र की बात करी यूपी की भी, योगी आदित्यनाथ की भी, मैं बिल्कुल मानता हूं योगी आदित्यनाथ को हो सकता है, अब वो कितनी चलेगी मोदी जी की और अमित शाह की योगी आदित्यनाथ पे देखने का बहुत बड़ा सवाल होगा। उनको भी हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस उसमें रह रहे हैं मोदी एरा में, उसमें कुछ भी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए आपको ये मानना पड़ेगा। और एक में मेरे दोस्त हैं, उनका कॉपीराइट है, मैं यूज कर रहा हूं, पर उनका कॉपीराइट है, बोलूंगा उसको हेडलाइन में मत यूज करिएगा। होई वही जो मोदी रची राखा। बेसिक बात ये है, जो अभी अपन ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जो नरेंद्र जी ने बोला था, मैं कल से एक चीज बोल रहा हूं सारे शोज में, ये वो जमाना आ गया है जब जेब के अंदर पर्ची डाल के एक पर्यवेक्षक को भेजा जाता है, और वो यहां आके वसुंधरा जी को पकड़ा दिया जाता है, वो लिफाफा खोलती हैं जैसे फिल्मफेयर अवार्ड्स में होता है, और नाम बोल दिया जाता है। तो शेल शॉक तो कल आप देखिए वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे सब शेल शॉक थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वसुंधरा जी इमोशनल भी हो गई थी उस टाइम? मुझे बिल्कुल लगा इमोशनल थी वो। वही क्या इमोशनल शिवराज सिंह चौहान नहीं थे? बिल्कुल थे। एक रमन सिंह ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो थोड़े जैसे चलते हैं वैसे ही दिखते भी हैं, वैसी बातें भी करते हैं, मतलब ठीक है, he will accept everything, but वसुंधरा इज डिफरेंट फ्रॉम शिवराज एंड रमन, ये लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग लेडी है वो। अब देखना, आपने एक सोशल इंजीनियरिंग की बात करी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए सोशल इंजीनियरिंग मैं इसलिए नहीं मानता हूं, 3 आदमियों को कल मेन पोजीशन दी गई। एक है भजनलाल शर्मा जो ब्राह्मण है, एक है दिया कुमारी जो राजपूत है, और एक है वासुदेव देवनानी जो कि सिद्धि कम्युनिटी से आते हैं जी। उन बैरवा जी को एक बार अपन साइड में करते हैं, वो एससी हैं जी। ये तीनों कम्युनिटी ट्रेडिशनल वोटर्स हैं बीजेपी की। ये क्या सोशल इंजीनियरिंग है? ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वोट करता ही बीजेपी को है। ये तो एक ब्राह्मण ही बोल रहा है आपके सामने, बट ब्राह्मण आर ट्रेडिशनल वोटर्स ऑफ बीजेपी, राजपूत आर ट्रेडिशनल वोटर्स ऑफ बीजेपी, सिंधीज आर ट्रेडिशनल वोटर्स ऑफ बीजेपी। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक सीधी सी बात है। हमें ऐसा आदमी चाहिए था जो हमारी आंखों में आंख डाल के बात ना करे, और हम जो बोले उसको इंप्लीमेंट करे। आपका काम है चेयर पे बैठना, प्रोटोकॉल लेना, रस्सियां खिंचवाना, रास्ते बंद कराना, और आके मिठाई खाना और समोसे खाना और बैठ जाना। इससे ज्यादा आपका काम नहीं है अभी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। आप उसमें दिमाग लगाना है मोदी जी को, उसमें भजनलाल जी को दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। प्रॉब्लम कहां आएगी? अब मैं प्रॉब्लम पे आता हूं। प्रॉब्लम, या तो आप पहले नगरी जी के पास चले, फिर मैं प्रॉब्लम पे आता हूं। बेटर ये रहेगा, आप क्वेश्चन पहले ले जी, फिर मैं आता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वसुंधरा राजे, क्योंकि अनिल सर ने कहा कि एक दमदार नेता है, और बहुत ये बातें आई सामने कि वो बगावत भी कर सकते हैं, लेकिन वो पर्ची में नाम देखने के बाद वो जिस तरह से इमोशनल हो गए, और उसके बाद जिस तरह से चुप्पी भी साध ली, और राजनाथ सिंह का भी चेहरा ज़रूर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर मैंने देखा है तो आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जो
तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं सब में इस समय जो है एक हताशा देखने को मिल रही है कि क्या पता कल किसका नंबर आ जाए। नागेंद्र सर, बीजेपी के लिए खुद ये कितनी बड़ी नुकसानदेह चीज़ है कि लगभग सभी जो एक भूमिका निभाते आए हैं, जो एक चेहरा है पार्टी का, उन सब में एक किस्म का जो है हताशा देखने को मिल रही है, या फिर भय कह लें, जो भी नाम दे दे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने अगर कांग्रेस को हम इसी पर आरोप लगाते हैं और कांग्रेस की जो दुर्दशा मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है, बेशक अभी सुधार भी आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए खुद के लिए बहुत ही अगर ये खतरनाक है, लोकसभा में अगर वो जीत भी जाए लेकिन फिर भी अगर दूरदर्शी परिणामों पर देखे नागेंद्र सर, तो ये कितना खतरनाक है? न आपने एक शब्द यूज किया, दमदार। बीजेपी में और बीजेपी में खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में दमदार होना ही अपराध है। वो अडवाणी से लेकर के राजनाथ सिंह तक, नितिन गडकरी से लेकर वसुंधरा राजे तक, वो साफ दिखता है। इसमें कोई, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, और ये होना है, ये आगे भी होना है, उनको बर्दाश्त नहीं है। ये क्या ये बीजेपी रह गई है? मैं अभी जो मैं कह रहा था ना कि इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग नहीं, ये एक इंजीनियरिंग है, इसे कोई नया नाम देना होगा। या जो वो कर रहे हैं, तो अब हमें ये नया नाम देना होगा कि वो पार्टी बीजेपी है या कोई और पार्टी है। वो एक अलग तरह का समूह है जो देश पर राज कर रहा है, और जो लंबे समय तक राज करने की ख्वाहिश रखता है, और जिसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो उस दिशा में जा रही है। लोकतंत्र की सारी कड़ियां ध्वस्त की जा रही हैं। वो इंटरनल लोकतंत्र की बात करते हैं। इंटरनल लोकतंत्र यहाँ पे कहाँ है, आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनल लोकतंत्र का समझना है तो उस सील बंद पैकेट से समझ लेना चाहिए कि आंतरिक लोकतंत्र का क्या मतलब होता है जी। मैं बहुत दावे के साथ बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि आज की तारीख में बीजेपी जिस तरह पे चली गई है, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी चली गई है, वहां पर राजनीति का कोई मतलब नहीं है, वहां से नीति चलती है। आप बार बार देखिए कि हर चुनाव में क्या होता है। मोदी और अमित शाह की रणनीति रंग लाई। अमित शाह को चाणक्य बना दिया गया, अमित शाह की नीतियां। अब जब सवाल ये, जब अमित शाह और मोदी की नीतियां ही जब सफल हो रही हो, उन्हें कोई भजन लाल, कोई मोहन लाल, कोई रामसुख लाल, रमेश, दिनेश, राकेश किसको बैठा दी? कोई मतलब नहीं उसके लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अपने प्रोफेशनल उदाहरण देता हूं। हमारे एक मतलब मेरे जानकारी में एक बड़े संपादक हैं, अब करीब से हम लोग ने देखा हुआ है कि वो उनका ये फलसफा है, उनका ये सिद्धांत है, प्रोफेशनल का सिद्धांत है। उन्हें अपने अंडर में संपादक चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे संपादक नहीं चाहिए। उन्हें यसमैन चाहिए जो सैल्यूट करे। वो पुलिस के संग में विश्वास करते हैं। ये वही चीज है। ऐसे ये कोई नई बात नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस के जमाने में भी ये डिबेट चल रही है ना, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता था भाई। लेकिन कांग्रेस के जमाने में जो नाम आते थे वो कहीं ना कहीं होते थे, और ये तो सिस्टम में रहा है कि जो बलशाली होगा, हम चाहेंगे वो किनारे बैठे तो हमें खा जाएगा वो राजनीति में कोई नई चीज नहीं। लेकिन इस समय जो हो रहा है, पिछले 10-15 सालों में, पिछले 10 सालों में जो चीज डेवलप हुई है, ये बहुत खतरनाक तरीके से है। इसमें राजनीति खत्म हो गई है, इसमें लोकतंत्र खत्म हो गया है, इसमें संस्थाएं खत्म हो गई हैं, इसमें व्यक्ति की आजादी खत्म हो गई। बीजेपी तो तानाशाही रवैया अपना रही है और जो सरकार है वो भी अपना रही है, लेकिन क्या संघ में भी ऐसा दिख रहा है? क्योंकि ये तो साबित हो गया, जिस तरह से सीएम का चयन हुआ है, डिप्टी सीएम का चयन हुआ है, स्पीकर का चयन हुआ है, ये सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसमें संघ की भूमिका पहले से ज़्यादा जो है प्रबल दिखने लगी है। क्या संघ में भी ऐसा ही सिस्टम अब डेवलप हो चुका है? देखिए, एक चीज तो नेहा जी क्लियर करिए बिल्कुल कि संघ का सीएम चॉइस का है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मानता हूं, पर जब डिप्टी सीएम पे बात आती है तो संघ के आदमी नहीं है जी। दिया कुमारी कौन सी बीजेपी की पुरानी लीडर हैं जिनको आप बोलेंगे, वो तो अर्स्टवाइल प्रिंसेस है जयपुर घराने की। और आप ऐसे ही देखें, देवनानी मैं मानता हूं संघ के आदमी है, वो पुराने संघ के आदमी है, वो मंत्री भी रहे वसुंधरा राज कैबिनेट में। तो मेरा मानना यह है कि संघ का
अभी बिल्कुल नागेंद्र जी सही करें, किसी की नहीं चलती है सिर्फ दो आदमियों की। और ये जो जनरेशन शिफ्ट की बात करते हैं, वो चीज में मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इनको लोग चाहिए थे, क्योंकि ये ऑफिशियली तो ये बोलते हैं कि हम जनरेशन शिफ्ट कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ये बेसिकली बात है कि मोदी जी इज नॉट कंफर्टेबल टू वर्क विथ हिज सीनियर्स, और या उनके साथ जो सीएम्स रहे। आप ऐसे देखिए कि पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो चाहे रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, इनसे पहले पॉलिटिक्स में आ चुके थे, चाहे इनकी उम्र कम है। जो वसुंधरा पार्लियामेंट में भी रही हैं, और उनको ये लगता है ऐसे लोग मैं गाइड नहीं कर सकता। आप जानते हो कि कई कंपनीज हैं जो रॉ लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं, हम जैसा चाहें वैसा वो काम करेंगे बाद में। ये कुछ कुछ कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ दर्शाता है कि हम जो चाहेंगे काम करा लेंगे, इनको हम होन अप करेंगे, इनकी क्वालिटीज हम इनको मेंटरिंग करेंगे। वो मुझे इसमें ज्यादा लगता है। इट इज लाइक अ कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग। आप दिल्ली में बैठ के और आप पूरा गाइड करोगे। आप बताइए राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी कौन हैंडल करेगा 3 महीने में? मैं आज गारंटी देता हूं दिल्ली से चलेगी वो। आप अपने हेडलाइन में भी लिख रहे हैं कहीं पे रिमोट कंट्रोल, 100% रिमोट कंट्रोल है तीनों जगहों पे। आप मान के चलिए ये जो आने वाले 3 महीने हैं, इनके 3 या 4 महीने जो भी आप माने, मुझे पर पर्सनली लगता है लोकसभा चुनाव अब जल्दी होने चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि उनको इंडिया अलायंस को पूरा खत्म करना है, उसको सेटअप नहीं होने देना है, तो वो जल्दी कोशिश करेंगे। उनको लग रहा है राइट टाइम है कि इंडिया अलायंस अभी आप आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं पाए ज्यादा, इससे बेटर टाइम उनको मिल नहीं सकता। जी तो मुझे अनिल सर, दिया कुमारी की जो चॉइस है उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? सम काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट शी इज ऑफ वसुंधरा राजे, ऐसी बातें हो रही है। देखिए नेहा जी, दिया कुमारी को राजस्थान में जयपुर के अलावा कौन जानता है? वसुंधरा राजे पैन स्टेट लीडर है, देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब ये कंपेयर करना भी मेरे लिए आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप मेरे से 5 साल बाद पूछो तो मैं बताऊं आपको। आज की तारीख में शी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ, मतलब बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, पर वसुंधरा जी का जो स्टेचर है, जो मास अपील है, जो कारिश्मा है, उसके पास नजर नहीं आती। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा नेहा जी आपको जरूर जी, ये चुनाव होंगे लोकसभा के, इसके बाद में रिजल्ट के बाद में बहुत कुछ डिपेंड करता है तीनों का, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा जी हो। यही नहीं, जो क्षत्रप हैं, लोकल क्षत्रप जो हैं बीजेपी में, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनका भी करियर, बहुत कुछ पॉलिटिकल करियर डिपेंड करता है। अगर बीजेपी को कम सीटें मिली जी, तो आप मानिएगा इनका ओहदा बढ़ेगा। ये वापस से आपको दिखेंगी फॉर्म के अंदर, या दिखेंगे फॉर्म के अंदर आते हुए। ये तब तक चुप हैं जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होते। आप सोचते हैं क्या ये चुपचाप बैठ जाएंगे लोकसभा चुनाव में? मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं। जी, कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना असर डाल पाएंगे, ये बात की बात है, पर क्या चुप बैठ जाएंगे? आप देखिए दोनों आदमी इमोशनल हो गए, चाहे शिवराज हो चाहे वसुंधरा जी हो। जी, ये क्या इमोशंस ऐसे बहा देंगे अपने? वो आज भी कल ही बोले मामा जी मतलब शिवराज सिंह जी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मतलब वो मरना अभी भी बेहतर समझूंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। जी, मांगूंगा नहीं, और मैं दिल्ली भी नहीं जाऊंगा। वसुंधरा जी ये बात सितंबर में बोल चुकी थी, मैं आपके बीच में रहूंगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। स्टेटमेंट देखिए, आप स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए नेता, इतने बड़े नेता जो स्टेटमेंट देते हैं, उसका कोई ना कोई सेंस होता है। ये अशोक गहलोत का पेट डायलॉग हुआ करता था, राजस्थानी में बोलते थे, मैं थारों से दूर को नहीं, इसका मतलब मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं। तो वो नहीं गए। आप देखिए प्रेसिडेंट बनाने की बात भी आई कांग्रेस का, वो कहां गए? वो राजस्थान में डटे रहे। और मेरा मानना है कि अशोक गहलोत ने इलेक्शन बहुत बढ़िया लड़ा है आपके राजस्थान में। अगर मैं बोलूं बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है उन्होंने, उनको ठीक है सीट्स कम मिली और चुनाव अच्छा लड़ा। तो मेरा मानना यह कि ये जो लोकल क्षत्रप है, ये शायद आवाज उठाना शुरू करेंगे अगर बीजेपी, क्योंकि आप मान के चलिए साउथ में आपके बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी लोकसभा में जितनी पहले थी, क्योंकि आप तेलंगाना के अंदर बिल्कुल करीब करीब साफ हो गए, कर्नाटका आपने लूज कर दिया, तो आपको उतनी सीटें उम्मीद नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप पीक पे थे, उस पीक से नीचे आ सकते हो, उस पीक से ऊपर तो जा नहीं सकते हो। अगर 40 सीट या 50 सीट है तो आप 50 सीट में से 52 सीट तो ला नहीं सकते हो। जी, तो अगर ना लूज करते हैं आप, 2 मिनट और लूंगा आपसे मैं,
अगर आप, कई जर्नलिस्टों ने कैलकुलेशन करा है, अगर ये वोटिंग परसेंटेज आई थी असेंबली में, अगर उसको कैलकुलेट करते लोकसभा में, तो बीजेपी आज की तारीख में राजस्थान में 11 सीट लूज कर रही है। क्या भजनलाल जी 11 सीट भर सकते हैं? जिनको कोई जानता ही नहीं बेचारों को, उनकी खुद की गलती नहीं है, उनको तो गद्दी मिल गई, वो तो खुश है, उनकी गलती नहीं, उनको कोई नहीं जानता है। लोग जान जाएंगे, टाइम लगेगा, पर क्या आप सीट बढ़ा पाएंगे अपनी यहां से, राजस्थान से? मेरा एक ये बहुत, कल से मैं सोच रहा हूं, और मेरे को इसका, आपको चाहिए थी इलेक्शन तक वसुंधरा राजे, जो पैन स्टेट लीडर थी, जो आपको वोट दिलवा पाती। ये इन सबको अभी कोई जानता नहीं है। सीएम बने हैं, कल शपथ ग्रहण है, कल के बाद देखते हैं इनका, क्योंकि अभी इन पे कमेंट करना कि साहब ये गुड वर्कर हैं नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा। अभी बहुत जल्दबाजी होगा उनके बारे में इस पे कमेंट करना। लोग जानते हैं, ये मैं मानता हूं। पहले तो मैं इसी समझूंगी, इसी सवाल को, और उसके बाद महिलाओं के योगदान की जो बातें होती रही हैं उनको भी समझेंगे। लेकिन नागेंद्र सर, अटल एरा को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल समेट दिया गया उन नेताओं को जो कह सकते हैं कि एक तरह से कि अटल जी के टीम में हुआ करते थे। अटल एरा तो 14 अगर नहीं 19 में ही खत्म हो गया था। मतलब 14 से 19 तक आते आते अटल एरा की समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी, और अब उसकी विधिवत घोषणा हो गई है। अटल जी के सारे करीबी कितने किनारे लगे चुके हैं, उनकी परंपरा के वाहक भी अब साइडलाइन हो चुके हैं। तो अब ये तो अब डिबेट का मामला रहा ही नहीं रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अब आज मोदी और अमित शाह का एरा है, और कोई और एरा नहीं। वो एरा अब लंबे समय तक चलेगा, बीजेपी में भी और इस देश की राजनीति में। एक चीज अभी तो अनिल जी कह रहे थे, वो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत अहम बात है, और हम लोग इसको बहुत लंबे समय से मान रहे हैं हाल के दिनों में, कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुत तय होगा जी। ये मतलब कि कौन सा एरा कितना मजबूत होगा, क्योंकि अगर सच बात है कि सीटें अगर कम आती हैं तो दिक्कत होगी इस जोड़ी को, और फिर ये छत्र मजबूत होंगे। और यही कारण है कि वो जोड़ी निरंकुश हो चुकी है, उसको ये अफोर्ड कर वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि सीटें कम हो और वो कमजोर, इसलिए वो कुछ भी करेंगे। इसलिए वो ऐसे मोहरे वहां पे लगाएंगे जो राह में बाधक न बने। ये बिल्कुल संभव है कि क्या वसुंधरा राजे, क्या शिवराज पटेल, क्या शिवराज चौहान, क्या ये ऐसे लोग, या फॉर दैट मैटर योगी शांत बैठेंगे? नहीं शांत बैठेंगे। लेकिन ये देखने की बात है, क्योंकि ये किस हद तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है जी। एक बात मैं एक लाइन में कहता हूँ कि दक्षिण वर्सेस उत्तर की आप जो बात कर रही थी, उससे बहुत बड़ा फैक्टर है वो। दक्षिण में उनकी दाल नहीं गल रही है, तो वो दाल वैसे ही गलेगी जैसा वहां के मसाले से काम होता है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। उत्तर में दाल की गल, तो उत्तर में सारा आंच और चूल्हा सारा उनके हाथ में है, जैसी दाल चाहे पका लेंगे, तो वो आत्मस्थ जी। उत्तर भारत का अलग ही है। अगर बिहार को हम छोड़ते हैं तो यूपी, मध्य प्रदेश, सारी जगह में जिस तरह से लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, जिस तरह से लोगों को सारी बातें करते हैं, लेकिन अंत में करते हैं लेकिन बढ़िया करते हैं। मंदिर बनवा दी, बहुत शानदार, और देखिए कितना विकास हो रहा है। सारा विकास जो है अयोध्या में सीमित हो चुका है। किसी के पास जवाब नहीं है कि अयोध्या में इतने करोड़, इतने खर्च हो गए, अयोध्या में इतने होटल आ रहे हैं, अयोध्या में इतना इंफ्रा बन रहा है, हमें डिफरेंट देश के एम्बेसी के लोग आ रहे हैं, वहां पे उनके लिए स्पेस दिया जा रहा है। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि जो उन्होंने एक बनाए या जो यूनिवर्सिटी बनाई, वहां पर इंफ्रा क्या दिया, क्या वहां स्टाफ दिया, क्या वहां प्रोफेसर दिए, क्या वहां डॉक्टर दिए, सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। अंत में वो ये कहते हैं, अभी कब की बात है, कल एक साहब मुझे मोहन यादव के बारे में बात कर रहे थे, इसे कहां से ढूंढ लाते हैं लोग। आप देखिए ये वीडियो देखा आपने, गाली बक रहा है यार, ये यहाँ तलवारबाजी कर रहे हैं, तो गुंडा है ये। लेकिन वही लोग अंत करते हैं। लेकिन एक बात है, मोदी जी कहाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जब उत्तर और दक्षिण का ये फर्क है, इसी फर्क से को आश्वस्त है, इसीलिए वो निरंकुश हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर पोजीशन का उनका रोल बढ़ गया है। अब अनुकूल समय है
कि दिसंबर का महीना अंतिम समय है जी जब विपक्ष दम पर खड़ा हो और कुछ करे। इंडिया की बात पटेल जी कर रहे थे जी कि इंडिया को खत्म करना चाहेंगे, इंडिया को जीवित रहना है तो इंडिया को सोचना पड़ेगा, अपोजिशन सोचना पड़ेगा। अब नहीं तो फिर वो लंबे समय के लिए चीजें हाथ से निकल चुकी हो। बिल्कुल। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि राजस्थान में इतनी पार्टी क्यों आश्वस्त दिख रही है कि उसने सभी को जो है ब्राह्मण समुदाय से ही चुन लिया। जब बात खास करके लोकसभा चुनाव की अगर मैं समझना चाहूँ तो राजस्थान को किस तरह से देखा जाए, यहाँ पर सभी ब्राह्मण। ये चीज, दो चीजें मेरे नेहा जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। 3 ब्राह्मण है भी, पर मैं मानता हूं इसमें से एक ब्राह्मण शिफ्ट होगा और वो होगा सीपी जोशी, जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। मुझे लगता है सबसे पहले उनको शिफ्ट करा जाएगा। हो सकता है कलराज मिश्रा जी को भी कहीं और का गवर्नर बना के भेज दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर भजन लाल जी तो आपके सामने हैं, सीएम डिक्लेयर हुए तो वो तो सीएम रहेंगे अभी। दूसरी बात मेरे अभी एक और समझ में नहीं आती कि आपने जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं सब लोग, ये सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं है नेहा जी। अगर सोशल इंजीनियरिंग होती तो ये होता कि आप जाटों को देते जिनका यहाँ राजस्थान में करीब 50-60 सीटों पे दबदबा है, डोमिनेंट फोर्स है, उनका अभी तक इन टॉप लीडरशिप पे नाम नहीं है। हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर बना दें या किसी को कुछ बना दें, वो मैं मना नहीं करता। पर मध्य प्रदेश में ये है सर, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में साय यादव जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो करीब करीब 11-12% है। और राजस्थान में ब्राह्मणों की पॉपुलेशन कम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है ब्राह्मण जो है वो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का जी, वो नहीं करता है। कुछ परसेंटेज होता है जो दूसरी पार्टियों को देता है, पर ब्राह्मण काफी सालों से वो ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं बीजेपी के। इसलिए इसको मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई सोशल इंजीनियरिंग करी गई है, ये नहीं करा गया है। ये एक सीधा मैं जो चाहूं वो हो जी। ये जी जी एक सवाल है जो मैं आप दोनों से ही समझना चाहूंगी। बीजेपी बहुत पुश कर रही है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, जिस तरह की हमने महिलाओं का बहुत ज़्यादा जो है हित समझा है, या फिर जिस तरह से लाडली बहना योजना को लेकर ही शिवराज सिंह चौहान जो है काफ़ी यहाँ पर पुश करते रहे, और कल भी जो तस्वीर सामने आई कि महिला समर्थकों ने आपके लिए ही वोट दिया और इसके बावजूद आप नहीं चुने गए हैं। तो और अगर तीनों राज्यों में देखा जाए, दिया कुमारी कितना सेटिस्फाई कर रही है उन वोटर्स को जो बीजेपी से इस बात की उम्मीद लगा रही हैं कि बीजेपी का फोकस महिला मतदाताओं या फिर महिला चेहरों को जो है राजनीति में या फिर पार्टी में जगह देने की या फिर सरकार में भी जगह देने की है। आप फिर से पूछ रहे हैं नागेंद्र जी जी बहुत कम समय, इसलिए थोड़ा सा आपसे भी समझ लेना चाहती हूँ और नागेंद्र सर से भी। जी मेरा मानना यह है कि दिया कुमारी से आप उसको जोड़ नहीं सकते। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको, आप महिला उससे जोड़ नहीं सकते दिया कुमारी को। देखिए मैं 2 चीज और आपको बताऊंगा अभी, जो अभी तक मैंने लोगों को नहीं बताई थी। भजन लाल जी पहले भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी लीडरशिप ने मना करा कि भैया वहां से हार सकते हो, सेफेस्ट सीट पे जाओ, सांगानेर से लड़ो। मतलब ये प्लान पहले से दिमाग में था कि भजन लाल को ही हमें मुख्यमंत्री बनाना है। ये मेरे को आज ही खबर मिली है, वो खुद लड़ना चाहते थे क्योंकि वो भरतपुर से बिलोंग करते हैं जी, और वो लड़के सांगानेर से थे। अब आपने दिया कुमारी और विमेन रिजर्वेशन की बात करी, दिया कुमारी इज नॉट दैट एग्जाम्पल। वो एक प्रिंसेस है अर्स्टवाइल, और मैं मानता हूं वो पर्सनल चॉइस है मोदी जी की। क्योंकि ह्यूमर क्या था, ह्यूमर तो ये था कि वो मुख्यमंत्री बन रही है, ह्यूमर तो सारे टाइम यही चला ना कि वो मुख्यमंत्री बनेगी। तो इसका मतलब है कि मोदी जी ने पहले ही सोच रखा था कि मुझे इनको कुछ ना कुछ देना है, और उन्होंने उनको दे दिया डिप्टी सीएम बनाकर। वैसे डिप्टी सीएम की पोस्ट होती नहीं है, इस इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है, तब बेचारों के पास नहीं है। तो मैं नहीं मानता। नागेंद्र सर, महिला सशक्तिकरण कितना साध रही है पार्टी? क्योंकि महिला वाले मामले में तो ये भ्रम पालना ही नहीं चाहिए कि वो बीजेपी, एंटायर बीजेपी महिलाओं के साथ कहीं भी खड़ी है जी। अगर ये देखना हो तो आप खाली इन 3 राज्यों में बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट को देख लीजिए, कितनी महिलाएं थी उसमें। तो ये तो एक शोसेबाजी है जिसको उन्होंने एक शोसे के रूप में इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट में बिल ले आए। एक चीज मैं उसको क्लियर कर दूं कि मोहन यादव का जो कार्ड खेला गया है, मोहन यादव का कार्ड यादव
एमपी की यादों के लिए नहीं खेला गया है, उसके निशाने पे यूपी। उनको ऐसा लगता है कि मोहन यादव को हम सीएम बना करके यूपी की यादव को एड्रेस करेंगे और अखिलेश यादव को कमजोर करेंगे। सर तो यूपी नहीं, हरियाणा भी, हरियाणा भी, हरियाणा में है ना। लेकिन मैं ये बहुत आश्वस्त कर दूं इस बात से, मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को लेके, इस कार्ड का बिहार की यादों पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। यूपी की यादों में शायद थोड़ा बहुत बुंदेलखंड में पड़ जाए, शायद, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन शायद पड़ जाए। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मामला है। लेकिन वो यादव ऐसे यादव नहीं है, न एमपी के यादव ऐसा मुखर यादव भी नहीं है, और मोहन यादव की कोई ऐसी हैसियत नहीं है जो उनकी रिप्रेजेंट कर। महिलाओं वाली बात पे मेरा सोच बहुत क्लियर है कि न बीजेपी न कभी महिलाओं के साथ थी, न कभी है, न कभी आगे रहेगी। वो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एक काम किया था, पार्लियामेंट में बिल ले आए थे, और विपक्ष ने एक अच्छा काम किया था, बहुत साहित्य से सपोर्ट करके उनके उस सोचे को शांत कर दिया था। उसको माइलेज नहीं मिला बीजेपी। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया। और दर्शकों से अब अनुरोध है कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात है, कोई भी फीडबैक है, शिकायत है या फिर सुझाव है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।